wonderful, amazing channel or platform that is Sledu. And this is Dr. Sarika, your biology teacher. So, कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ जुड़कर? हमारे और बहुत सारे सेशंस आपने अटेंड कर लिए और अगर आप लोगों को हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हैं, नॉट इन बायोलॉजी, इनफैक्ट इन फिजिक्स ऑल्सो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, तो आपको जो भी सेशंस हमारे अच्छे लग रहे हैं और आप लोग अटेंड भी कर रहे हैं, तो फिर एक लाइक और एक शेयर तो बनता है सबकी तरफ से एक एक, है ना। तो जल्दी से हमारे सभी सेशंस को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आए कि नेक्स्ट क्लास कब है, क्विज का डिस्कशन कब है, जितनी भी सारी चीजें हैं सभी सब्जेक्ट्स को लेके, वो आपको टाइमली नोटिफाई करता रहे, ताकि आप उन सेशन को मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हमारा जो चैप्टर 8 है, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वो हमने कल खत्म कर दिया, राइट। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो है आपका चैप्टर 9, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये चैप्टर बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर के लिए अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, तो ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जेनेटिक्स के बारे में है, इसमें हम बहुत सारे लॉज पढ़ने वाले हैं, तो इंटरेस्ट तो आने वाला है, और थोड़ी सी मैथ्स भी इसके अंदर है। अब मैथ्स कैसे है, वो जब हम आगे सारे सेशंस अटेंड करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि थोड़ी सी मैथ्स कैसे है। और मैथ्स तो आप लोगों को वैसे भी बहुत अच्छी लगती है ना, तो रुचिका मैम से तो मैथ्स पढ़ते ही रहते हो, थोड़ी सी मैथ्स सारिका मैम से भी पढ़ लो, क्या पता आपको वो भी अच्छी लग जाए, है ना। चलिए एक बार हम रिकैप ले लेते हैं कि हमने लास्ट जो हमने चैप्टर डिस्कस किया है, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें हमने कल क्या क्या डिस्कस किया था। हमने कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था और हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया था। उसमें मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। हमने पूरा एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया है कि कंप्लीट ऐसा भी आ सकता है दैट एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सप्लेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट ज्यादा चांसेस किसके हैं, ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको डायग्राम दे दे और आपको ABC डाल दे और ABC आपसे पूछे कि क्या है और उनका फंक्शन आपसे पूछ ले। तो आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, दैट मीन्स आपको रफ डायग्राम बनाना आना चाहिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी, राइट। फिर हमने डिस्कस किया था एक छोटा सा टॉपिक जो आपका लास्ट में रह गया था, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपने आपके क्लास 10th में बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपके बर्थ कंट्रोल मेथड्स दिए हुए हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 4 मेथड हमने डिस्कस किए थे। पहला मेथड बैरियर मेथड, उसमें एग्जाम्पल भी आपको पता है। सेकेंड हमने केमिकल मेथड डिस्कस किया था, देन हमने इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस डिस्कस किया था, एंड देन हमने सर्जिकल मेथड डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स आपके हैं। तो 2 या 3 मार्क में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आ सकता है, इसलिए आपको चारों मेथड्स पता होने चाहिए, प्लस इन सभी मेथड्स के एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन केस अगर किसी ने कल का सेशन मिस कर दिया है, ऑल्दो मुझे पता है जो रेगुलर बच्चे हैं वो कॉन्टिन्यूसली सेशन को अटेंड कर रहे हैं, बट अगर कोई नया स्टूडेंट आया है, आज उस नया स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है, तो अगर उसको हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस या उससे पहले के चैप्टर के बारे में डिटेल में आपको सेशंस देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सेशंस के लिंक दिए हुए हैं, वहां से जाके आप कर सकते हो। और प्रीवियस सेशन के लिए आपको आई बटन पर क्लिक करना होगा, वहां से उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर उस लिंक को क्लिक करके आप कल के सेशन को भी आराम से बैठकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो आज बेसिकली हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हेरिडिटी है क्या, इवोल्यूशन को हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक डेफिनेशन उसकी बता दूंगी कि इवोल्यूशन में क्या है, क्या उसका मतलब है, बट हेरिडिटी को हम अच्छे से आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी से। देखो, हेरिडिटी की जब हम बात करते हैं तो हेरिडिटी का मतलब होता है, आपने इनहेरिटेंस सुना है?
इनहेरिटेड सुना है, बहुत सारी चीजें सुनी होगी। देखो अभी हम कॉमन एग्जांपल्स लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। हेरिडिटी की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। हेरिडिटी की डेफिनेशन है दैट द पासिंग ऑफ ट्रेट्स। अब ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एक ह्यूमन बॉडी, एक एनिमल की बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी क्या, उसको बोलते हैं ट्रेट्स। So passing of traits or characteristics from one generation to another generation, or we can say that from parents to offspring. तो ये है आपकी हेरिडिटी, ठीक है? तो ये है आपकी हेरिडिटी। अब देखो ट्रेट्स, कैरेक्टर्स मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स है, ठीक है, आपके पेरेंट्स से कुछ चीजें आपके अंदर आई, जैसे हो सकता है कि आपका हेयर कलर आपके फादर के हेयर कलर से मैच करता होगा, आपका आई का कलर आपकी मदर के आई कलर से मैच करता होगा। तो ये जो होता है ना, ये सब क्या है? ये सब हेरिडिटी है। हम लोग बात करते हैं ना, जैसे आपके घर में कोई भी आया और आपके पेरेंट्स के कोई फ्रेंड या रिलेटिव्स आए, वो आपको मिले तो कहते हैं ना कि अरे तुम तो मम्मी पे गए हो, अरे तुम तो पापा पे गए हो, अरे तुम्हारा फेस कट तो मम्मी के जैसा है ना? ऐसा होता है ना बहुत बार। इवन मुझे लगता है हर एक इंडिविजुअल ने अपनी लाइफ में एक ना एक बार ये डायलॉग, ये स्टेटमेंट तो सुना ही होगा कि आपकी नाक ऐसी है, आपकी आईज ऐसी है, आपकी हेयर ऐसे है, मतलब या तो मम्मी पे गए हैं या पापा पे गए हैं। तो ये क्या है? ये इनहेरिटेंस है, ये हेरिडिटी है कि आपके पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स और कुछ ट्रेट्स आपके अंदर आ गए हैं, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब कैसे होता है ये? देखो हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा है ना? हमने लास्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन पूरा डिस्कस किया है, जिसमें हमें पता है कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? तो अब हमने इन दोनों के डिफरेंस भी डिस्कस किए थे, इफ यू रिमेम्बर। तो डिफरेंस में क्या था कि जब हम एसेक्सुअल की बात करते हैं तो इसके जो यंग वंस होते हैं, दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। क्लियर है ना? याद है ना सारी चीजें? लेकिन हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिमिलर होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है? देखो एक और डिफरेंस हमने पढ़ा था एसेक्सुअल और सेक्सुअल में। एसेक्सुअल में लेस वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड, पढ़ा था ना ये वाला डिफरेंस? और सेक्सुअल के केस में मोर वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड। तो जो ये वेरिएशंस है भैया, इसको जरा स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इसी का सारा खेल है आपके इस चैप्टर के अंदर। और स्टार्टिंग में जो भी हम बात करेंगे वो वेरिएशंस पे बात करने वाले हैं, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में कहते हैं कि यहाँ पर मोर वेरिएशन प्रोड्यूस्ड होते हैं और एसेक्सुअल में लेस वेरिएशन प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब लेस वेरिएशन का मतलब है, अभी मैंने बोला कि एग्जैक्ट कॉपी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, जो यंग वन होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट्स का। वेरिएशंस होते हैं लेकिन वो नोटिसेबल नहीं होते हैं एसेक्सुअल के केस में। बट जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की मोर वेरिएशंस आर प्रोड्यूस। अब ऐसा है क्या कि आप एग्जैक्टली अपने पापा के जैसे दिखते हो या एग्जैक्टली अपनी मम्मा के जैसे दिखते हो? नहीं ना, आपकी खुद की एक आइडेंटिटी है, आपका खुद का एक फेस कट है, कुछ फीचर्स हैं, फेस फीचर्स हैं, एक्सप्रेशंस है, तो वो हमें डिफरेंट करता है अपने पेरेंट्स से। दैट मीन्स आपके जो पेरेंट्स है उसमें जब डीएनए कॉपी हुआ, अब एक और फैक्टर आ गया पहले वाले चैप्टर का, डीएनए। और हमें आप सबको पता है कि हमने प्रीवियस चैप्टर में रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था, है ना? जहाँ पे रिप्रोडक्शन क्यों एसेंशियल है, जिसमें वेरिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि वेरिएशन होता है किस चीज के लिए? इवोल्यूशन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये रिप्रोडक्शन एसेंशियल है। दूसरा हमने पढ़ा था रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन। उसमें मैंने आपको बताया था कि डीएनए कॉपी होता है, जैसे फादर का डीएनए और मदर का डीएनए, ठीक है? तो फादर के डीएनए का एक स्ट्रैंड और मदर के डीएनए का एक स्ट्रैंड, ये दोनों मिलके आपका ऑफस्प्रिंग में आता है, जो भी यंग वंस में आता है, ठीक है? तो ये हमने बात की थी। अब
जब ये डीएनए कॉपी होता है तो कॉपी होते वक्त उस टाइम पे कुछ ना कुछ एरर जरूर होती है। अब एरर कैसे होती है, अब ऐसे इसको नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में समझो। आपकी मम्मी ने कुछ स्पेशल डिश बनाई, सपोज करो शाही पनीर बनाया आज, ठीक है, बोल दो अब जाके मम्मी को कि बना दे, ठीक है, तो आज रात को तुम लोग शाही पनीर खाओ। तो मम्मी ने शाही पनीर बनाया, अब वो शाही पनीर बहुत ही अच्छा बना, ठीक है। अब आपका मन किया कि एक बार हम ट्राई करते हैं, या ये अब मम्मी का एग्जांपल लेते हैं। अब तुम्हारा एक हफ्ते बाद फिर से खाने का मन करा वही शाही पनीर, और आपने मम्मी को बोला कि हमको वही शाही पनीर खाना है। अब मम्मी ने बनाया, लेकिन वो वैसा टेस्ट नहीं आया जो एक हफ्ता पहले बनाया था, वो टेस्ट आया था। अब मम्मी भी वही है ना, सामान भी वही, इंग्रेडिएंट्स भी वही, लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा चेंज आया। वो क्यों आया? हो सकता है उन्होंने कुछ मिस कर दिया हो, या कोई चीज, या आपका जो ग्रेवी बनाई है वो ज्यादा अच्छे से बन गई, कम अच्छे से बन गई। तो ये जो चेंज आया ना, ये उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया है ना, उन्होंने तो अपने ही तरीके से बनाया, बट आपको टेस्ट में चेंज आया। अगर वही चीज आपने मम्मी से रेसिपी ली और रेसिपी लेके आपने ट्राई करी, लेकिन अगेन वो टेस्ट नहीं आया जो मम्मी के हाथ का टेस्ट आया था, तो ये जो एरर होती है ना, ये यहाँ पर फिक्स कर दो, ठीक है। जब डीएनए फादर का आया, मदर का आया, ठीक है, कॉपी हुआ, तो कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशंस हुए, कॉपी में कुछ करने में एरर हो गई, तो इसीलिए जो भी वेरिएशंस आया वो डीएनए कॉपी के टाइम पर ऑफस्प्रिंग के अंदर वेरिएशन हो गए। और ये वेरिएशंस हमने डिस्कस किया था, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। दैट मीन्स पॉजिटिव है मतलब कि कुछ अच्छा है, क्योंकि जब हम वेरिएशंस की बात करते हैं तो वेरिएशंस हमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल प्रोवाइड करता है जितने, और उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था, बीटल्स वाला, है ना। जब भी कोई इन्वायरमेंटल चेंज होता है, तो जब हमारे डीएनए में वेरिएशन होता है, या किसी ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन होता है, या किसी स्पीशीज में वेरिएशन होता है, तो वो उसके फायदे के लिए होता है, उसको और एक नई स्पीशीज इवॉल्व करने के लिए भी हो सकता है। तो हमने वेरिएशन पॉजिटिव भी देखे, नेगेटिव भी देखे और न्यूट्रल भी देखे कि उसका उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है, पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, और वो न्यूट्रल भी हो सकता है कि पता ही नहीं चले कि चेंजेस हुए या नहीं हुए। तो जो खेल है यहाँ पे डीएनए कॉपीइंग का, उसी की बदौलत वेरिएशंस आते हैं। अब समझ में आया कि जब ट्रेट्स और कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, तो कुछ डीएनए कॉपी करते वक्त कुछ एरर हो जाता है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिनको हम वेरिएशंस बोलते हैं। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में मोर वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं, और हम हमारे एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हमारे पेरेंट्स के, ठीक है, लेकिन सिमिलर होते हैं। अब क्योंकि हमने एग्जांपल्स लिए थे तब भी, कि अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग का बेबी डॉग ही तो होगा, है ना, एलिफेंट तो नहीं होगा ना, कैट तो नहीं होगा ना, तो वो जीन्स तो वो ट्रांसफर एग्जैक्टली कर ही रहा है ना, बट कुछ चेंजेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेल डॉग की बात करूं, तो ये मेल डॉग है जो ब्राउन कलर का है, ठीक है, हमने क्रॉस, ये हटा देना, हमने क्रॉस कराया फीमेल डॉग से जो कि वाइट कलर की है। अब जो बेबी हुआ डॉग का, वो हमारा हो गया कुछ वाइट, और अब एक काम करते हैं, इसको ब्राउन नहीं, इसको हम ब्लैक लेते हैं, ठीक है, तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे मेल डॉग जो है वो ब्लैक कलर का है, और जो फीमेल डॉग है वो व्हाइट कलर की है। अब जब इनके बीच में क्रॉस कराया, हमने क्रॉसिंग कराई, तो यहाँ पे जो बेबी हुआ, डॉग का बेबी जो आया वो ब्राउन कलर का आया। अब आप बोलोगे कि ना तो ये फादर के जैसा है, ना तो ये मदर के जैसा है, तो भैया यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पास हुए, यहाँ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक पास हुए, उसने क्या किया, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन कर दिया, मिक्स कर दिया। तो अब ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन अगर आप लोगे, कलर को मिक्स करोगे, तो क्या हो जाएगा, ब्राउन। तो किसी भी तरीके के चेंजेस हो सकते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अरे आप लोग वैसे बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है आप लोग को सबको समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट से इस वीडियो को, इस सेशन को लाइक कर दो और
शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो हाँ, हम कहाँ थे, हमने आपको ये एग्जाम्पल दिया डॉग का। अब जो भी हमारी पेरेंट जनरेशन है, ठीक है, उनसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या ट्रेट्स ट्रांसफर हो सकते हैं टू दी नेक्स्ट जनरेशन में। फॉर एग्जाम्पल, हेयर कलर है, ठीक है, आई कलर है, हाइट है ना। मैं मेरा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पापा की हाइट थोड़ी सी छोटी है एज कम्पेयर टू माई मदर, ठीक है, तो मेरी मदर की हाइट ज्यादा है, बट मेरी हाइट मेरे पापा के जैसी है, बट मेरे ब्रदर की हाइट मेरी मम्मा के जैसी है। तो मतलब कि मैंने अपने फादर से वो जीन इनहेरिट किया है, मेरे अंदर वो इनहेरिडिटी आ गई है कि मैंने अपनी जो फादर की हाइट थी वो मैंने इनहेरिट कर ली, ठीक है। अब हेयर कलर हो सकता है, आई कलर हो सकता है, हाइट हो सकता है, एंड देन फेस कट हो सकता है, कुछ भी, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपने पेरेंट्स से ले सकते हो, एग्जैक्ट भी ले सकते हो, और वो मिक्सचर भी आ सकता है फादर और मदर का, ठीक है। नाउ जब हम ट्रेट्स की बात करते हैं, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। ट्रेट्स, तो ट्रेट्स दो टाइप के होते हैं, राइट। फर्स्ट इज एक्वायर्ड, इन सेकेंड टाइप इज इनहेरिटेड, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेट्स, राइट। नाउ इनहेरिटेड ट्रेट्स वो होते हैं which can pass from one generation to another generation or which can pass from parents to offspring, वो होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, राइट। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, आई कलर है, हाइट है, स्किन कलर है, हेयर कलर है, तो ये सारे एग्जाम्पल आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स के हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्वायर्ड ट्रेट्स आर दोज ट्रेट्स व्हिच कैन नॉट पास, जो कि पास नहीं हो सकते फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, आपका इंटेलिजेंस फैक्टर है, आपका पेरेंट्स, दोनों ही पेरेंट्स से ज्यादा अगर इंटेलिजेंट फैक्टर है तो वो आपका खुद का फैक्टर है, वो आपने अपने पेरेंट्स से, फादर या मदर से इनहेरिटेड नहीं किया। और जितने भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सारे एक्वायर्ड ट्रेट्स में आते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये तो बात हो गई ट्रेट्स की। तो अब तक मैंने जो भी बताया, हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या है, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, वो सब क्लियर है ना आप लोगों को? तो बढ़े फिर आगे, ठीक है। चलो, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इवोल्यूशन की एक डेफिनेशन बता दूंगी कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है। देखो, हेरिडिटी की हमने जब बात की तो हेरिडिटी में क्या था, पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन और पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी पेरेंट जनरेशन है, P1 जनरेशन, पेरेंट जनरेशन। अब उससे एक जनरेशन आई जिसको हमने F1 जनरेशन कहा, ठीक है। यहाँ पे जो वेरिएशन हुआ वो हम V1 मान लेते हैं, कुछ तो वेरिएशन हुआ होगा, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करते हैं हमेशा वेरिएशंस की, तो जो भी वेरिएशन हुआ उसको हमने V1 बोल दिया। देन F1 से F2 जनरेशन आई, राइट। यहाँ पे भी कोई वेरिएशन हुआ होगा जिसको हमने V2 बोल दिया। फिर दोबारा से F3 जनरेशन आई, राइट। तो यहाँ पे भी जो वेरिएशन हुआ उसको हमने V3 बोल दिया। अब सपोज करो ये जनरेशन बढ़ती गई और लेट्स से 20,000 F20,000 जनरेशन पर हम पहुंच गए और यहाँ पे भी जो उसका होगा V20,000 मान लेते हैं, राइट। अब जो ये वेरिएशंस आए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गए, वो तो हेरिडिटी है, वो तो इनहेरिटेंस है। बट ये जो P1 जनरेशन से, लेट मी चेंज द कलर, ये जो P1 जनरेशन से F20,000 जनरेशन में वेरिएशन आया, तो सोचो ये कितना ज्यादा वेरिएशन होगा ना, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। अब आपको पता है ना हम ह्यूमंस के एंसेस्टर पहले कौन थे, है ना, पढ़ा है ना सब, होमो सेपियंस। तो ये क्या हुआ था, ये वेरिएशन होते गए और फाइनली एक न्यू स्पीशीज इवॉल्व हो गई। और
जब भी न्यू स्पीशीज इवॉल्व होती है तो ये जरूरी होता है बिकॉज इट प्रोवाइड मोर चांसेस टू सर्वाइवल, है ना। जब भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होता है तो एक स्पीशीज को सर्वाइव के ज्यादा चांसेस मिलते हैं बिकॉज ऑफ वेरिएशंस। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब ये तो बात हो गई वेरिएशंस की, हेरिडिटी की। अब आपको पता है कि ये इनहेरिटेंस क्या है, हेरिडिटी क्या है? इनके लिए ना एक बहुत महान इंसान थे जिनका नाम है ग्रीगोर मेंडल। क्या नाम है? ग्रीगोर मेंडल। तो बेसिकली ना ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये सब इन्हीं की बदौलत ये वाला चैप्टर आप पढ़ रहे हो, क्योंकि इन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट्स, इतनी रिसर्च की है प्रूफ करने के लिए कि हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है। तो जो इन्होंने बोला, इन्होंने ही ये चीज बोली कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो भी ट्रेट्स होते हैं, जो पास होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये होता है, इसको इन्होंने हेरिडिटी का नाम दिया। और ग्रीगर मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। ठीक है, तो कौन है? ग्रीगोर मेंडल। अब इनके एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनकी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही हमको समझ में आने वाला है कि हेरिडिटी कैसे होती है, मतलब कि ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ये हमें यही बताने वाले हैं, इनके एक्सपेरिमेंट्स ही हमें बताने वाले हैं। अब देखो, क्योंकि इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, मेंडल सर ने ही बहुत सारी रिसर्च करी और स्टडी किया इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स को। क्या स्टडी किया इन्होंने? इनहेरिटेंस ऑफ traits, right? And it was his research on plant breeding and hybridization that he came up with the law of inheritance of living organisms. इनकी रिसर्च के बाद ही इन्होंने कुछ लॉज दिए इनहेरिटेंस पे, इनहेरिटेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, तो वो बेसिकली हम इस चैप्टर में वो सारे के सारे लॉज डिस्कस करने वाले हैं। क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किस पे एक्सपेरिमेंट किया? यस, किस पर एक्सपेरिमेंट किया? तो जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट था पी प्लांट पर। अब पी प्लांट ही क्यों चूज किया इन्होंने? देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो चूज कर नहीं सकते, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ, मतलब कि अब उनका बर्थ हुआ होगा, ठीक है, तो उन्होंने जब अपनी रिसर्च स्टार्ट की होगी, तो अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेते तो तब तक तो उसकी डेथ हो चुकी होती। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ भी तो हो सकती है ना उस केस में एक्सपेरिमेंट। तो वो कैसे वो मेजर करते जनरेशन टू जनरेशन? तो उनको एक ऐसा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ऑब्जेक्ट या एक ऐसी चीज चाहिए थी ताकि उसकी वो जनरेशन टू जनरेशन मेजर कर सके, एनालाइज कर सके और उस पर रिसर्च अपनी आगे कंटिन्यू कर सके। इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। अब पी प्लांट चूज करने का रीजन, क्योंकि पी प्लांट की जो लाइफ है वो शॉर्ट लाइफ है। ठीक है, दूसरी चीज उन्हें क्या चाहिए थी? कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स चाहिए थे, बहुत सारे ट्रेट्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने एक ट्रेट लिया और उसको फिर क्रॉस करा के देखा तो उनको समझ में आ गया कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रेट ट्रांसफर हो गया। नहीं, उनको बहुत सारे ट्रेट्स चाहिए थे। तो पी प्लांट में उन्होंने 7 पेयर्स, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिख लेते हैं, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मैं सारे कैरेक्टर्स आपको बताऊंगी कि कौन कौन से कैरेक्टर्स उन्होंने इसमें स्टडी किए थे। तो उन्होंने हर एक कैरेक्टर को लेके बताया कि कौन सा आपका कौन सा ट्रेट और कौन सा कैरेक्टर इनहेरिट हुआ या नहीं हुआ। क्लियर? चलो, तो पी प्लांट क्यों लिया समझ में आ गया? क्योंकि शॉर्ट लाइफ स्पेन था और उनको जनरेशन टू जनरेशन मेजर करना था, एक्सपेरिमेंट करना था। दूसरा, इसमें उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए। राइट, चलो, तो अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं और उसके बाद हम 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखते हैं, क्योंकि आपको पता होने चाहिए कि उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर किया और स्टडी किया। राइट, तो चलिए,
पहला जो उनका कैरेक्टर था, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे कैरेक्टर लेती हूँ, ठीक है, एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे दो चीजें हैं, उन्होंने उस कैरेक्टर में क्या क्या देखा मैं आपको बताती हूँ। अभी ऐसे क्लियर नहीं, सॉरी, दोबारा से ये लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। चलो, तो वन बाय वन एक कैरेक्टर लेते हैं। पहला कैरेक्टर लिया उन्होंने हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है। अब हाइट टॉल भी हो सकती है और शॉर्ट, और शॉर्ट को क्या बोलते हैं, ड्वार्फ। तो अब आप साइंस के केस में, इस चैप्टर के केस में शॉर्ट नहीं बोलेंगे, ड्वार्फ बोलेंगे। क्लियर, ये चीज आप अपने माइंड में रख लो। तो पहला कैरेक्टर था हाइट का। दूसरा कैरेक्टर उन्होंने लिया सीड शेप, कि जो पी की जो सीड है उसकी शेप कैसी होगी। तो एक शेप आई राउंड देखी उन्होंने और एक रिंकल्ड, तो ये दूसरा कैरेक्टर हो गया उनका, ठीक है। तीसरा उन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया सीड कलर का, कि सीड कलर क्या है। तो येलो देखा उन्होंने और ग्रीन देखा, ठीक है। इस टेबल को बनाने का एक पर्पस है, पहले 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लूं मैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इस तरीके से इसको क्यों लिखा। फोर्थ कैरेक्टर उन्होंने लिया पॉड शेप। अभी बताती हूँ पॉड शेप क्या है। एक थी इन्फ्लेटेड और एक थी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। अब इन्फ्लेटेड शेप कैसी होती है, पी प्लांट की, आपने मटर का दाना देखा है ना, उसका पूरा जो उसको छिलते हो तो वो कुछ इस तरीके का होता है ना, इस तरीके का, तो इस शेप को बोलते हैं इन्फ्लेटेड। और कंस्ट्रक्टेड होती है कुछ इस तरीके की शेप। तो उन्होंने ये दोनों कैरेक्टर, उसके पॉड शेप, जो उसका कवरिंग होती है पॉड शेप, वो देखी उन्होंने। दो कैरेक्टर्स देखे, इन्फ्लेटेड भी है और कंस्ट्रक्टेड भी है। देन फिफ्थ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने लिया पॉड का कलर। कलर कैसा है, अब कलर ग्रीन भी दिखा उन्हें और येलो भी, ठीक है। फिर सिक्स्थ उन्होंने लिया फ्लावर कलर। पी प्लांट का जो फ्लावर है उसका कलर कैसा है, तो पर्पल और व्हाइट। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज फ्लावर पोजीशन, कि जो प्लांट के अंदर फ्लावर की पोजीशन है वो कैसी है। तो एक तो थी एक्सियल और एक थी टर्मिनल। अब एक्सियल और टर्मिनल में मैं आपको बताती हूँ। एक्सियल मीन सपोज ये प्लांट है, ठीक है, ये आपके ये निकले हुए हैं फ्लावर्स, ठीक है, तो ये पोजीशन हो गई आपकी एक्सियल। और अगर हम टर्मिनल की बात करें तो टर्मिनल मतलब एंड पर फ्लावर है, ठीक है, तो ये एक्सियल हो गई, ये टर्मिनल हो गई, याद रहेगा। नाउ अब मैंने इस तरीके से ये क्यों लिखा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये देखो, ये जो मेरा एरो है दिखाई दे रहा है, टॉल, राउंड, येलो, इन्फ्लेटेड, ग्रीन, पर्पल, एक्सियल, these are dominant characteristics of pea plant। अब डोमिनेंट क्या होता है ये भी बताऊंगी मैं, डोंट वरी, मैं सब कुछ बताऊंगी, ऐसा नहीं है, मैं कोई भी वर्ड जो भी मैं बोल रही हूँ वो मैं मिस नहीं करूंगी आपको बताना। और अगर मिस गलती से भी हो गया तो आप तो हो ही ना मुझे याद कराने के लिए, है ना, तो तभी तो पता चलेगा कितनी कंसंट्रेशन के साथ आप मुझे सुनते हो, ठीक है। वैसे नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो, उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपको, ड्वार्फ, रिंकल, ग्रीन, कंस्ट्रक्टेड, येलो, व्हाइट, टर्मिनल। These are recessive traits of pea plant। अब डोमिनेंट का मतलब समझते हो ना, लेमन लैंग्वेज में डोमिनेट होना, है ना। अब जैसे पापा पे मम्मी डोमिनेट होती है कि मम्मी पे पापा डोमिनेट होते हैं, ना, मतलब किसकी चलती है घर में, तो इस तरीके से। तो आपके घर, मेरे घर में बहुत होता है, अगर कोई गेस्ट आता है ना तो मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि बेटा पापा की चलती है कि मम्मी की चलती है, तो मैं ये आपको नहीं बताने वाली हूँ कि मेरे घर में किसकी चलती है, बट ये इसी से आप समझो कि डोमिनेंट, जिसके जो ज्यादा हाईलाइट होता है, जो ज्यादा अपने आप को दिखाता है, मतलब कि अगर डोमिनेंट और रेसेसिव एक साथ खड़े हैं तो डोमिनेंट ही दिखेगा, वो ही अपना कैरेक्टर डिस्प्ले करेगा, ऐसे समझो। और रेसेसिव जो थोड़ा चुप चुप रहता है, छुप के रहता है, ऐसे समझ लो आप। तो ये जितने भी डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये पी प्लांट के, और ये सारे के सारे रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं पी प्लांट के। यहाँ तक क्लियर है, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्योंकि हम
मेंडल के लॉज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिए, जिसमें उन्होंने 3 लॉज दिए। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उन तीनों लॉज को डिस्कस करने से पहले एक्चुअली क्या है कि इन तीनों लॉज में आप क्लियर हो जाओगे कि मेंडल ने इन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके कैसे एक्सपेरिमेंट किया और कैसे उन्होंने वो इस कंक्लूजन पर आए कि यस पासिंग ऑफ ट्रेट्स होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। बट उससे पहले क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी टर्म्स आने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि वो आप कॉमन टर्म्स सीख लें कि क्या क्या है। तो अभी हम इसके बाद लॉज स्टार्ट नहीं करते हैं, हम उन टर्म्स को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ जो टर्म्स आपकी बार बार रिपीट होने वाली है इन सभी लॉज में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉमन टर्म्स। तो टॉपिक हम लोग डालते हैं टर्म्स। ठीक है, कुछ कॉमन टर्म्स हम यूज करने वाले हैं। तो पहला है, फर्स्ट है हमारा जीन। अब जीन क्या होता है? जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। जैसे लेंथ की यूनिट होती है मीटर, है ना, और डिस्टेंस की यूनिट होती है, क्या होती है? किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से डीएनए की एक यूनिट है जिसको हम जीन बोलते हैं। अब जीन क्या है? देखो बच्चों, 9th क्लास में आपने सेल डिवीजन पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें आपने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा। न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं ना क्रोमोसोम्स, है ना। ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं पता है ये बात? 46 क्रोमोसोम्स। नहीं पता है तो याद रखना, 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 इंटू 2 करोगे 46 आ गया ना, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आता है, आगे फर्दर आएगा ये क्वेश्चन, तो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो जहां पेयर्स पूछे हुए हैं वहां पे आपको 23 लिखना है, और जहां पे आपको क्रोमोसोम्स पूछे वहां पे आपको 46 लिखना है। तो इन क्रोमोसोम्स के अंदर बेटा जी, ये आपके क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, मैं इसे बड़ा बड़ा बना देती हूँ। इन क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो जेनेटिक मटेरियल क्या है? वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। पता है ना ये बात? आप लोग को पता ही होगी, इंटेलिजेंट तो हो ही सारे मेरे बच्चे। तो ये डीएनए है। ठीक है, अब डीएनए को जो कोड करता है, जो कोडिंग होती है, उसको हम जीन बोलते हैं। जैसे डीएनए कॉपी हुआ, तो अभी हमने ट्रेट्स की बात की, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की कि आपकी हाइट भी पास हो सकती है ना, इनहेरिट हो सकती है, आई कलर भी इनहेरिट हो सकता है, और फेस कट भी इनहेरिट हो सकता है। तो ये क्या है? इनहेरिट जो हुआ। तो जैसे हाइट का जीन है, ठीक है, तो हाइट का कोई एक जो हाइट को पास करेगा वो क्या होगा? वो जीन होगा, तो उसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ जीन। ऐसे ही आई कलर ऑफ जीन। तो बेसिकली जो जीन आपका होता है, दे आर द मोस्ट बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यस, इट इज द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, राइट? And it means that genes makes up our DNA structure. Basically DNA कौन बनाता है? देखो, अगर आप 12th में जब जाओगे ना, तो उसमें आप बहुत डिटेल में आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ोगे। तो यहाँ पे डीएनए के जो सीक्वेंस होती है, यस, आप उसको सीक्वेंस कह सकते हो। जो सीक्वेंस होती है वो क्या, कौन बनाता है? वो जीन्स बनाता है। So genes, they are the basic and functional unit of heredity. ठीक है, and it means that genes make up our DNA structure and it is also responsible. genes जो होते हैं, they are responsible for all the genetic traits that we have. जितने भी हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो उनको पास करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द जेनेटिक ट्रेट्स दैट वी हैव, राइट? अब आप सबको पता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे हैज 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म में कॉपी डीएनए होता है, एक फादर का एक मदर का। तो एक स्ट्रैंड फादर का, एक स्ट्रैंड मदर का। दैट मीन्स अगर आप कंबाइन करोगे तो 2 स्ट्रैंड्स होंगे, राइट?
तो ये दो स्ट्रैंड्स को जो कहते हैं, तो सेकेंड टर्म हमारी आने वाली है एलेली। एलेल भी बोलते हैं, एलेली भी बोलते हैं, एलेल बोलते हैं, ठीक है। एलेल, अब एलेल क्या है? एलेल जो है ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म है जीन की, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स। अब कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखो दोनों में डिफरेंस समझते हैं, क्योंकि जनरली जो मैंने देखा है वो स्टूडेंट्स जो है वो जीन और एलेल में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो क्या डिफरेंस है, देखो आपको पता है कि जो जीन्स है वो हमारे डीएनए स्ट्रक्चर को बनाता है। अगर मैं हाइट की बात करूं तो अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी उसमें एक हाइट था प्लांट का, जिसमें टॉल और शॉर्ट या टॉल और ड्वार्फ था, ठीक है। अब हाइट का जो जीन है, हाइट जो ट्रेट हमारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज जीन। वो टॉलनेस है, वो टॉलनेस मतलब वो जो हाइट हम फैक्टर ले रहे हैं वो जीन है। अब हाइट टॉल भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, तो जो ये टॉल और शॉर्ट हुआ ये क्या हुआ, ये एलएल हुआ, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं और स्पेस से फिर हम लोग को क्लियर हो जाएगा। मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ एलएल और जीन्स में डिफरेंस। तो एक साइड हम जीन्स लिखते हैं और एक साइड हम एलएल लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंस देखते हैं। देखो हमने जब जीन की बात की तो इट इज अ शॉर्ट सीक्वेंस, हमने डीएनए सीक्वेंस की बात की ना, तो शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए एनकोडिंग, जो इनकोड करता है फॉर अ सर्टेन ट्रेट। वो ट्रेट, वो कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया था हाइट का, ठीक है। लेकिन जब हम एलएल की बात करते हैं तो दे आर डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ अ जीन। कैसे, मैं बताऊंगी आपको एग्जांपल लेके। देखो हाइट का हमने एग्जांपल लिया, तो जो हाइट है बेटा वो हमारा जीन है, जीन ऑफ हाइट, राइट। अब हाइट टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है। तो जो ये टॉल और ड्वार्फ हुआ ये हमारे हाइट के एलील हुए, मतलब कि हाइट एक कैरेक्टर है, एक ट्रेट है जो जीन रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है कि हाइट या तो टॉल भी हो सकती है या फिर ड्वार्फ भी हो सकती है। तो ये हमारे क्या हुए, एलील हुए। समझ में आ रहा है? अच्छा दूसरा पॉइंट हम इसके लिखते हैं। देखो जीन जो होते हैं, जीन्स डिटरमाइन करते हैं, जीन्स डिटरमाइन ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल्स, है ना। जैसे हाइट है, आई कलर है, स्किन कलर है, ठीक है, हेयर कलर है, तो ये जीन डिटरमाइन करता है। बट जो एलील होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर diverse features of a given trait, है ना। जो भी हमारा ट्रेट है, of a given trait, जो भी हमारा कैरेक्टर हमने लिया, जैसे हमने हाइट का एग्जांपल लिया, उसमें भी और फीचर्स जो होते हैं उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो एलील होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो दैट अ जीन कैन हैव many different alleles, yes, many different alleles। क्यों? क्योंकि हमने जैसे हाइट की बात करी तो जीन तो एक ही है, हाइट वाला जीन, बट इसके एलील दो हैं। तो ऐसे जीन में बहुत सारे डिफरेंट एलील हो सकते हैं। पर जब हम एलील की बात करते हैं तो an individual, when we talk about allele, an individual contains a pair of alleles, अब इसका भी मैं बताती हूँ। फॉर अ पर्टिकुलर जीन, जो भी कोई एक पर्टिकुलर जीन है, किसी भी कैरेक्टर का जीन है, उसके लिए पेयर में एलील होता है। तो क्या लिखी थी मैं, फॉर अ पर्टिकुलर जीन विच मे बी होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रेसेसिव। अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस भी मैं बताने वाली हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखो। जैसे हमने बात की एग्जांपल में, स्किन कलर है, हेयर कलर है ना, आई कलर है, तो ये सारे एग्जांपल आपके जीन्स के हो गए। ये एक पर्टिकुलर जीन हो गया, स्किन, जीन ऑफ स्किन कलर, जीन ऑफ हेयर कलर, जीन ऑफ आई कलर। लेकिन जब हम एलील की बात करते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर जीन के लिए पेयर में आता है, तो अब वो हो सकता है ब्लैक,
और ब्राउन, है ना, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, लिख लेना आप लोग, ब्लैक और ब्राउन, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। अगर हम आई की बात करें, चलो आई कलर की बात करते हैं, हमने एक जीन उठाया यहाँ से आई का, आई कलर का ये जो जीन है, अब इसके एल क्या हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। तो मतलब एक जीन के वी हैव मेनी डिफरेंट एलेल्स, राइट। अब क्योंकि हमने किसकी बात की थी, मैंने आपको हाइट की बात बताई थी, है ना, तो हाइट की बात में देखो, हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स से टॉलनेस, टॉल है, और एक शॉर्ट है, ड्वार्फ है, ठीक है। अब हाइट का जीन है टी, ठीक है। टी, जब हम टॉल की बात कर रहे हैं तो हम एल को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हम पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे ड्वार्फ का मान लो शॉर्ट है तो हमने स्मॉल टी लिया, तो मतलब अभी इससे ही निकल के आएंगे और बहुत सारे टर्म्स, ठीक है, इसी में एक्सप्लेन करूंगी मैं, एक पर्टिकुलर एग्जांपल को लेके मैं बाकी के सारे टर्म्स आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलो, तो हाइट एक जीन है हमारा, ठीक है, उसमें टॉल और ड्वार्फ हमारे एल हो गए। तो जो एल है वो पेयर में आता है, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो टॉल का एल हो गया कैपिटल टी और ड्वार्फ का हो गया स्मॉल टी। अब देखो ध्यान से सारी टर्म समझना, इसके बाद वाली, ये जो कैपिटल टी है बेटा, दीज आर जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब जो कंप्लीट हेरिटेबल जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक आइडेंटिटी है एक ऑर्गेनिज्म की, उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। मतलब कि जीन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये कैपिटल टी टॉल फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मींस ये उसका हो गया फिनोटाइप, मतलब फिजिकल अपीयरेंस कैसी हुई इस जीनोटाइप की। तो मतलब अगर हम सिर्फ एक हाइट फैक्टर को लेके चल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, हमने एक जीन लिया हाइट का, ठीक है, उसके दो एल है, टॉल, ड्वार्फ। टॉल को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से, ड्वार्फ को हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से। यहां तक समझ में आया? अब देखो, ये जो कैपिटल टी है, ये आपके सेट ऑफ एल है, पेयर में आता है, तो कैपिटल टी। नाउ दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप, मतलब कि कंप्लीट हेरिटेबल जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एंड इट इज द एक्चुअल सेट ऑफ एलीली दैट आर कैरीड बाय द ऑर्गेनिज्म। जैसे स्मॉल टी ये भी जीनोटाइप हो गया, ठीक है। नाउ अब आपको पता है कि कैपिटल टी का मतलब है टॉल और स्मॉल टी का मतलब है ड्वार्फ। तो जो ये दो फैक्टर्स हुए, ये आपके हुए फिनोटाइप्स, मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुआ यहाँ तक? जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस, जीन और एलील में डिफरेंस समझ में आया, एलील में। उसके बाद हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप देखा, तो उसमें भी डिफरेंस, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। नहीं होगा, नेक्स्ट सेशन में हम फिर से और अच्छे से क्लियर कर देंगे। ये चार टर्म्स हो गई। अब डोमिनेंट और रेसेसिव पे आते हैं। डोमिनेंट जो फैक्टर होते हैं, जो डोमिनेंट ट्रेट्स और डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी कैपिटल लेटर्स से डिस्प्ले किया जा रहा है वो डोमिनेंट है, और जो स्मॉल लेटर से किया जा रहा है वो रेसेसिव ट्रेट्स है। तो ये समझ में आया? रेसिस स्मॉल लेटर, ठीक है। जैसे कि सेम हाइट का एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल लेटर से है, इसलिए ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसको जरा दूसरे पेन से करते हैं, चेंज नहीं हुआ, हो गया डोमिनेंट। और जो स्मॉल टी है वो है रेसेसिव, क्योंकि वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया है। अब एक और चीज मैं आपको इसमें बताती हूँ, let me take some more space, है ना, तभी समझ में आएगा।
देखो बेटा, अभी डोमिनेंट रेसेसिव समझ में आया। डोमिनेंट ट्रेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेसेसिव ट्रेट को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास था टी और स्मॉल टी। ये आपका हो गया जीनोटाइप टीटी, और क्योंकि ये टॉल है ये हो गया फिनोटाइप। मैं दोनों चीजें लिख रही हूँ, ये ऊपर वाले हो गए आपके जीनोटाइप्स और ये आपके हो गए फिनोटाइप। फिजिकल अपीयरेंस क्या है, यहां तक क्लियर है? नाउ दिस इज डोमिनेंट और दिस इज रेसेसिव, है ना। डोमिनेंट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेसेसिव को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं ये लिख दूं तो इसका मतलब ये इसका जीनोटाइप हुआ, हाइट का जीनोटाइप क्या हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिनोटाइप क्या हुआ? टॉल। अब टॉल क्यों हुआ? क्योंकि इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है, कैपिटल टी प्रेजेंट है। तो जहां पे भी डोमिनेंट कैरेक्टर डिस्प्ले करेगा उसका फिनोटाइप डोमिनेंट वाला ही होगा। तो ये जो है ये टॉल आएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखते हो तब भी यहाँ पे क्योंकि ये डोमिनेंट वाला है ट्रेट, तो इसका जो फिनोटाइप होगा वो भी टॉल होगा। लेकिन अगर आप ये लिखते हो तो क्योंकि इसमें कोई भी डोमिनेंट ट्रेट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, डिस्प्ले नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो फिनोटाइप होगा वो ड्वार्फ होगा। समझ में आ रहा है? हमने जीन, एलेल, जीनोटाइप, फिनोटाइप, डोमिनेंट, रेसेसिव ये पढ़ा था। अब इसी में एक और चीज ऐड करो, क्योंकि ये सेम है, कैपिटल टी है ना, सेम। तो ये तो हो गए होमोजाइगस। क्या हो गए? होमोजाइगस। स्मॉल टी ये भी होमोजाइगस। लेकिन ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी हुआ ये हुआ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस। होमो का मतलब पता है ना, सेम, और हेट्रो का मतलब पता है डिफरेंट। तो आपको ये पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में 2 एलील होते हैं, राइट। अब ये 2 एलील होते हैं, अब अगर बोथ एलीली सेम है दैट मीन्स वो होमो है, और जो दोनों एलीली है वो डिफरेंट है दैट मीन्स वो हेट्रो है। यहां तक क्लियर है? बहुत सारी टर्म्स हमने पढ़ी है, जीन, एलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप, डोमिनेंट, रेसेसिव, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। और इनमें से किसी भी टर्म में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी मर्जी चाहे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो एक काम करते हैं, आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट थर्सडे जब हम मिलेंगे तो मैं आपको सारी डेफिनेशंस लिखवाऊंगी, फिर एक रिवीजन के तौर पे हम दोबारा से ये टर्म्स भी कर लेंगे और उसकी मैं आपको डेफिनेशन भी लिखवा दूंगी, और फिर फर्दर हम लॉज डिस्कस करेंगे जो मेंडल ने अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वो सारे लॉज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट थर्सडे मिलते हैं, बट टिल देन कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू, बाय बाय।